बहुत स्वागत है आपका। हमने दिल्ली चुनाव की बात की, आइए आपको बताते हैं कि संसद चल रही है, वहां क्या कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का उपचुनाव होना है, उसको लेकर के क्या दावे हैं, और साथ में महाकुंभ जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल, उसको लेकर के भी क्या पॉलिटिक्स हो रही है। तो सबसे पहले आपको आज जो पार्लियामेंट में हुआ वो बता देता हूं। अखिलेश यादव आज बोले लोकसभा में और उन्होंने कुंभ का मुद्दा उठाया। उन्होंने तो पहले दिन ही कह दिया था, जिस दिन बजट पेश होना था उस दिन भी उन्होंने कहा था कि बजट की बात बाद में हम करेंगे, पहले कुंभ के बारे में बताइए। अखिलेश यादव हों, उनकी पार्टी के बाकी नेता, कांग्रेस पार्टी, सारा विपक्ष जो है इस वक्त उनको लगता है कुंभ पर बात करके मोदी सरकार को, योगी सरकार को, बीजेपी को घेरा जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि जेसीबी मशीनों से शव उठाए गए। भगदड़ के बाद जो वहां पर सामान बिखरा हुआ था वो ट्रकों भर के जेसीबी मशीनों से ट्रकों में डाला गया और आनन फानन में उसको ठिकाने लगा दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाई इतनी मृत्यु हुई हैं, चुपचाप लोगों को, उनके जो हताहत हुए लोग हुए उनको तुरंत एम्बुलेंस में डाल करके उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया, ताकि हमको ज़्यादा नंबर ना बताने पड़े। मतलब वो सीधे सीधे कहना है कि जो सरकार कह रही है कि 30 लोग मरे, इससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर लोगों की क्षति हुई है। तो अखिलेश यादव की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर कल जाएंगे कुंभ, वो भी इंपॉर्टेंट खबर है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले अखिलेश यादव। हम डबल इंजन की आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। जो तस्वीर आप साथ में देख रहे थे, भूटान नरेश आए हुए हैं, आज वो कुंभ में थे तो योगी जी ने उनके साथ वहां पर स्नान किया, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन अब ये मामला पार्लियामेंट में गूंज रहा है, अखिलेश यादव जोर शोर से उठा रहे हैं। अव्यवस्था की बात नहीं है, अब तो वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, छिपा रही है। देखिए, विपक्ष के नेता के तौर पर ये आरोप वो लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर होता कि ऐसी कोई भी जानकारी उनके पास होती जिसको सदन के पटल पर रखे, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कुछ बोला जाता है वो ऑन रिकॉर्ड है। वो कोई मिल्कीपुर की रैली में नहीं बोल रहे थे कि लोग कह रहे थे कि राम मंदिर तो नहीं गए, यहीं अयोध्या में है, लेकिन मिल्कीपुर का उपचुनाव था और लगा कि कहीं हार न जाएं तो वो चले गए वहां संगम पर स्नान करने, और बाकायदा पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गए थे। मतलब अखिलेश जी के प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं थी। मैं ये मानता हूं कि वीआईपी कम जाते तो अच्छा होता, लेकिन अगर सरकार वीआईपी की व्यवस्था के साथ आम लोगों की व्यवस्था करे तो ज्यादा बेहतर हो। शुरू में लगा कम से कम मौनी अमावस्या के दिन कि बिल्कुल वहां जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच होनी चाहिए। ये कोई भी वजह रही हो, लेकिन भगदड़ हुई, इतने लोगों की जान चली गई, सरकार का आंकड़ा 30 लोगों का है, तो मुझे लगता है कि ये तो जरूरी है। लेकिन अब ये कहना कि आंकड़े छिपा लिए गए हैं, कोई लाशों को कहीं दबा दिया गया है, गंगा का पानी दूषित हो गया है, ये इस तरह की बात जो अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और जया बच्चन कर रहे हैं, हाँ। ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वहां खड़ा करने की कोशिश है कि देखो हिंदुओं, इन्होंने ये गड़बड़ कर दिया। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, इससे उनको लाभ तो कतई नहीं होने वाला। या आप अपनी बात को कहने के पीछे कोई तर्क, लॉजिक? मैं वही कह रहा हूं, आप सदन में बोल रहे हैं तो कुछ प्रमाण दीजिए ना, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है। रामगोपाल यादव ने तो बोला कि न जाने कितनी लाश हिंदुओं को दफना दिया गया, अंतिम संस्कार भी उनका नहीं किया।
जया बच्चन और आगे निकल गई, उन्होंने कहा ये पानी इतना दूषित है क्योंकि इसमें लाशें बहा दी गई हैं। ये सब बातें पार्लियामेंट में हो रही हैं सर। राजनेताओं को कहाँ तक जा सकते हैं इसका अंदाजा हम लोगों को नहीं है, वो किसी भी लेकिन अखिलेश जी के साथ ये उम्मीद करते हैं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, तो उनको बल्कि मुझे ये था कि वो कोशिश करके ऐसे सबूत लाकर रखते ताकि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। अगर ऐसा हुआ है तो वाकई सही बात है। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो क्योंकि उसमें बचने की या बचाने की कोई बात नहीं है, लेकिन केवल वो एक रिटोरिक जैसा या पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह से बात कर रहे हैं, उसका कोई बहुत असर होगा नहीं। पूरे प्रदेश में अखिलेश जी का अपना भी बड़ा अपना, वही कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का बड़ा वो नेटवर्क है, तो वहां पर करना चाहिए था। और किस तरह, यदि लाशों का है, खोया पाया का है, कितने लोग खोए हैं, नहीं मिले हैं, उन सब का भी वो पार्टी के कार्यकर्ता भी इस पर रिकॉर्ड बनाकर आपको दे सकते थे, तो वो चर्चा करते तो बेहतर है। लेकिन ये तो उम्मीद की जा सकती है कि वो जब भी चर्चा होगी संसद में तो अखिलेश जी कुंभ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका राजनीतिक क्षेत्र जमीन जो ये मांग कर रहे हैं कि आप जिनकी मृत्यु हुई उनके नाम बताइए जी, उनकी डिटेल दे दीजिए, तो ये बात तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली उनका नाम बताने का मतलब है कि आप आंकड़े छुपा रहे हैं, नंबर छुपा रहे हैं। उनका मतलब कोई नाम जाहिर कर, नाम तो जाहिर हो ही जाएंगे। जो नाम सरकार ने 30 मान लीजिए कहे, जो बोले 30 बोले तो 30 के नाम तो 30 का नाम तो ऑन रिकॉर्ड ही होगा ना, वो तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अखिलेश जी का कहने का मतलब है कि ये नंबर में फर्क है, एक अंतर है, जो सरकार बता रही है और जो लोग मारे गए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये बात अगर सही है तो अखिलेश जी को ये इस पर ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा मजबूत तरीके से रखना चाहिए था। वैसे कुंभ में जो मेन भीड़ वाले दिन होते हैं, शाही स्नान, अमृत स्नान, वो तो तीनों हो चुके हैं। अभी कुंभ 20 दिन और चलेगा, लेकिन अब वैसा कोई बहुत ज्यादा दबाव आ जाए प्रशासन के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, वैसा उम्मीद करते हैं कि अब वहां पर नहीं होगा। प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले एक बार लगा था कि खबर आई थी कि शायद उनका दौरा कैंसिल हो गया, लेकिन अब जब सब कुछ वहाँ व्यवस्था जो है दुरुस्त पाई गई है, सब कुछ ठीक है, तो मोदी जी कल जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि वो इस बात का पूरा ध्यान भी रख रहे हैं कि इससे वहाँ पर और लोग जो आमजन हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। उनके वहाँ पर जाने से 10 बजे के करीब वो वहाँ पहुँचेंगे और 2:30 बजे तक, 2-2.5 घंटे, मतलब 12-12:30 बजे तक वो वहाँ पर रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन उनकी विजिट से वहाँ की व्यवस्था पर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आए, ऐसा नहीं होगा, ये हमको बताया जा रहा है। समीर जी, लेकिन कल दिल्ली का चुनाव है, बिल्कुल भैया दिल्ली में वोट पड़ रहे हैं और मोदी जी की तस्वीर टीवी पर चल रही है नहाते हुए कुंभ में। नहीं तो अब मोदी जी का तो पहले से तय था कि कुंभ में जाएंगे, तो 5 ही क्यों? कुंभ तो 12 साल में 5 ही क्यों? अब ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को समय 5 तारीख को मिला होगा। ये दूसरा अच्छा सवाल है। एक मिनट समीर जी सर, तीनों महत्वपूर्ण स्नान जिसपे सर्वाधिक भीड़ होती है वो समाप्त हो जाए, और जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बनता है तो इस बात का तो आपने जो कहा ना कि लोगों को न दिक्कत हो, अगर इसके पहले जाते तो निश्चित तौर पर वसंत पंचमी था, 29 थी, उसके पहले मकर संक्रांति थी, तो प्रयास तो यही होगा ना कि उसके बाद ही जाए। 6 हो जाता नहीं, बात हो जाता, दोनों ही चीज हो जाएगा। सौरभ, सवाल उस पे भी उठेंगे। आज भी संसद में प्रधानमंत्री बोलेंगे, कल जा रहे हैं कुंभ में, और परसों राज्यसभा में बोलेंगे। नहीं, आज जो संसद में बोलेंगे, देखिए मैंने कल राहुल गांधी का भाषण सुना, हम लोग ये पंथ दो काज भी तो कोई चीज होती है कि आप लोग मतलब उसी का आरोप लगेगा। भाई आपको इतना बड़ा मंच मिला, संसद में आप बोल रहे हो, आज अगर मोदी जी अब दोबारा अपने बजट वाले वादे दोहराएं कि हमने ये किया, मिडिल क्लास के लिए ये किया, बिहार को ये दिया, अगर उनको मौका मिला है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी भी कर सकते थे, राहुल गांधी अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे। अब ये तो उनको तय करना, अंग्रेजी में, हिंदी में, पूरा मौका उनके पास भी था। हाँ, लेकिन जब आज का जो भाषण है वो वोट ऑफ थैंक्स का रिप्लाई है उनका, प्रधानमंत्री का, तो आप उसमें वो क्या बोल रहे हैं इसको तो आप तय नहीं कर सकते, और वो चुनाव होगा कि नहीं होगा उससे भी तय नहीं कर सकते। लेकिन 5 फरवरी को कुंभ में स्नान पर सवाल खड़े किए जा सकते, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती। और खड़े किए जाने चाहिए, नहीं, सवाल खड़े करने में कोई आपत्ति नहीं ना। और दूसरी बात तो क्लियर दिख रहा है ना, जब वोटिंग के टाइम पर वहां पर उनका जाना। अच्छा, प्रधानमंत्री क्या है, नेता ही तो है ना। मैं कह रहा हूं ना, एक पंथ दो काज हो जाए। क्या इसके पहले दिसंबर में एक पंथ दो काज का मसला नहीं था ना, लोग कह रहे हैं एक पंथ एक काज है। नहीं, संगम स्थान। अरे समीर जी की बात रखिए दूरी सर। नहीं, मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री 5 तारीख को जा रहे हैं तो उसको सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना ठीक नहीं है कि भाई 5 को वोटिंग है तो ही प्रधानमंत्री 5 तारीख को जा रहे हैं कि कवरेज करेंगे। नहीं, ठीक है भाई, अब ये भी कहा सकता है कि 6 तारीख को चले जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अगर ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री 5 तारीख को जा रहे हैं तो उसको देख के लोग विजय को वोट कर देंगे। पर अगर अखिलेश जी का बयान आ गया तो मुझे बताइएगा। 19 के कुंभ में भी
प्रधानमंत्री गए थे बाकायदा, तब आपको याद होगा सफाई कर्मियों के चरण पखारे थे, बाकायदा सब कुछ किया। कोई राजनीति नहीं है इसमें, नहीं पूरी राजनीति, लेकिन यही है कि सारे स्नान पर्व बीतने के बाद। अच्छा, अब जरा मिल्कीपुर की बात कर लेते हैं, अयोध्या का मिल्कीपुर। अभी आपने वो वीडियो देखा ना कि अवधेश प्रसाद जी जो वहां से सांसद हैं, फूट फूट के रोए, आंसुओं से रोए, बिलख बिलख के रोए। क्या मामला था वहां पर? फिर एक दलित बेटी की हत्या कर दी गई। अब हालांकि उसमें 3 आरोपी थे, तीनों पकड़ लिए गए हैं, लेकिन वो मामला उससे वो इतने मर्माहत हुए कि वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाए। मेरे होते कैसे हो गया, मैं इंसाफ नहीं दिला पाया, मैं बेटी की जान नहीं बचा पाया, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के सामने इस मुद्दे को उठाऊंगा, सब कहा उन्होंने। मिल्कीपुर का इलेक्शन है और उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, उससे बड़ी बात यह है। और योगी आदित्यनाथ के लिए भी अब ये चुनाव तो है, ये चुनाव नाक का सवाल है। पहले 9 में से 7 सीटें वो जीत गए, वो एक तरफ है, ये एक सीट एक तरफ है। अगर ये हार गई बीजेपी तो फिर वो 7 धुल जाएंगी जो जीतती थी। तो इस पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं मिल्कीपुर पर, वो सुन लिया। ये चुनाव नहीं, चुनौती है कि हमसे पहले अगर किसी ने परिवारवाद की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री जी ने खुद शुरुआत की है, और उनके मामा गोरखपुर में नहीं होते तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में नहीं होते। मैं जब लखनऊ से चला तो मैंने सोचा मिल्कीपुर के किसी नौजवान को इनाम जरूर देकर के आऊंगा, और इनाम उसी को दूंगा मैं जो योगी जी के गांव का नाम बता दे। अगर कोई नाम जानता हो तो हाथ खड़ा कर दे, मैं अपनी जेब में आपके लिए इनाम लेके आया हूं। कोई गूगल मत कर लेना कोई भी, अरे मैं जानता हूं आप लोग गूगल कर लोगे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गूगल करना भी नहीं जानते हैं। पहले ये जरा तस्वीर एक बार आपको दिखाने का मन था, ये आप जरा देखिएगा अवधेश जी कैसे रोए हैं वो। वही तो मैंने कहा कि इसको चलाने की आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाएगा। आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, के साथ ही हो गया। आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया, को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है। अब अवधेश जी बुजुर्ग हैं, वे नेता भी हैं, सांसद भी हैं, तो बहुत ज़्यादा तो मैंने वो उनका मतलब इतनी छू गई ये घटना उनके दिल को कि आपने देखा वो काबू ही नहीं रख पाया अपने ऊपर। लेकिन अयोध्या में ही आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक दलित नाबालिग बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ रेप की घटना हुई थी। फिर अब ये अयोध्या में दूसरा वाकया हो गया, ये भी दलित लड़की है, इसकी गांव के कुछ लोगों ने हत्या कर दी, वो लोग पकड़े भी गए हैं। तो अब इससे एक माहौल तो बनता ही है। पिछली बार जो वाकया हुआ था उसका आरोप समाजवादी पार्टी के लोगों पर लगा था। इस बार भी जब तक ये पकड़े नहीं गए थे तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम इन दुष्कर्मियों को पकड़ेंगे जरूर, और अब हैरान मत होना इनके तार भी अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ जाए। लेकिन सांसद जी तो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन आप सोचिए जरा कि इनका ये वीडियो देखते हुए इतने गंभीर मसले पर, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसके 3 आरोपी पकड़े गए, उसमें जो जाति का एंगल निकालने की कोशिश की गई वो भी नहीं सफल हुआ, वो भी दलित हैं जो आरोपी हैं। आप देखिए कैसे ये किस तरह से रो रहे हैं। साफ दिख रहा है कि एक नाटक नौटंकी कर रहा है एक व्यक्ति
जो इतना संवेदनशील मुद्दा है उसको हास्य का मुद्दा बना दिया है, और सिर्फ इसलिए कि अजीत प्रसाद जो उनके बेटे मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव लड़े कहीं वो हार न जाए। और यही व्यक्ति थे, जब मोहित खान का नाम आया था तो यहां अंग्रेजी बोलने लगे थे, जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आप कब अयोध्या जाएंगे, क्या होगा उस मसले पर, क्या है, तो मौन व्रत है उस दिन। किसी बाबा ने, किसी पहुंचे हुए व्यक्ति ने इनको कह दिया था कुछ दिन मौन रहना है। ये अलग बात है कि सबको इंटरव्यू दे डालते थे और मूल बात छोड़कर सब बोलते थे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं तो जाकर नेताओं का, और ये हमारा आपका दोष है, ये जनता का दोष है कि ऐसे लोग राजनीति में, मैं फिर कह रहा हूं, वो तो रो ही रहे हैं, हंसी आपको आ रही है ना, मैं अपनी तरफ से तो वो रो ही रहे हैं। जब इस वीडियो को हमने देखा तो मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो मतलब इधर तो नहीं परंपरा, राजस्थान में रुदाली बुलाने की परंपरा है कि जब लोगों को कुछ नहीं हो तो कुछ महिलाएं आती है, वो छाती पीटते हुए रोती है। मतलब ये स्थिति अगर सब चुनाव के लिए, सिर्फ चुनाव, तो क्या स्थिति है चुनाव की अभी? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत कड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने भी, जो उसका एक धर्म संकट था कि बाबा गोरखनाथ का टिकट काटे या नहीं काटे, क्योंकि वो भी पासवान समाज से थे, उनका टिकट काटा है। जिनको टिकट दिया है वो बेहतर एक प्रत्याशी के तौर पर है, और वहां बहुत मजबूत मुकाबला है, दोनों के बीच में बड़ी काटी इन्हीं की जाति के हैं। बिल्कुल। उसके लिए एक समस्या जरूर है कि जिसको दिया है पासी को रामचंद्र पासवान, वो बेसिकली मिल्कीपुर के नहीं है, उनका व्यवसाय सब काम धंधा गुजरात में, वो लोकल नहीं है, उनकी एक छवि जो मतलब वो पड़ रही है। उसके बाद भी एक अच्छा टिकट है कि पासी बनाम पासी का चुनाव मिल्कीपुर का हो गया, एक बड़ा वोट बैंक है वहां पर। पिछली बार जब बीजेपी हारी थी तो यही कहा गया था ना अयोध्या में कि भाई दलित समाज सारा चला, पासी समाज ही जो है बिल्कुल, इसलिए उसी समाज के पासी को दिया गया है। लेकिन अभी जिस तरीके से अवधेश प्रसाद रो रहे थे, अगर जब मोहित खान का नाम आया था उस समय अगर दलित बेटी के लिए वो इस तरह से थोड़ा आंसू अगर बहा देते तो लगता कि भाई उनके वो अश्रु और आज के अश्रु भी सही में दलित समाज के आपके लिए भी नौटंकी है ये? निश्चित रूप से नौटंकी है। चलिए, दलित बेटी के लिए चुनाव कहां खड़ा है सर अभी मिल्कीपुर का? टफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ी एच पे है। विजय जी सर, किसी जनप्रतिनिधि का इतना संवेदनशील देखकर मेरा दिल भरा आया है। आप मत रोइएगा सच में। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि जनप्रतिनिधि ऐसे रोने की बजाय खड़ा हो जाए लड़ाई लड़ने के लिए। वो लड़ाई लड़ता कहता कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक मैं अनशन पर बैठूंगा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना दूंगा, ये जो भी करना, लड़ाई लड़ने का काम होता। और उस बात का जिक्र हो ही क्या, सब लोगों को पता है मोहित खान वाला मसला और अब वाला मसला, उसमें फर्क था ना कि उसमें तो पता था उनको कि कौन लोग आरोपी हैं, ये अवधेश पासी जी को कि समाजवादी पार्टी का नेता है, उनके घर में उनका दफ्तर है, वो सब चीज़ें पता थी। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो हर्ष जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ कि ज़्यादा वो लगता है, हास्य उसमें लगता है, और कोई संवेदनाएं ऐसा लग रहा हो कि अवधेश जी बहुत संवेदनशील हो, मतलब उनकी संवेदनाओं का हम सम्मान करते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा तो दिल भरा आया, इतना रोते हुए मैंने किसी सांसद को नहीं देखा। सर शॉर्ट में चुनाव का क्या लग रहा है मिल्कीपुर का? पूरा चुनाव अब अयोध्या, जो भारतीय जनता पार्टी उसे अयोध्या के लिए पहले कह रही थी कि प्रायश्चित का चुनाव है, उसने इसे जाति के चुनाव में बदल दिया, और जाति के चुनाव में बदल के मुझे लगता है आज भी समाजवादी पार्टी एज पर हावी है उस पर। ओके सर, चलें, ठीक है। कहा विजय जी ने, तो नारा चल रहा है अयोध्या न काशी, पासी की काट पासी। ये बीजेपी का नारा है, बीजेपी का नहीं, जनता मतलब चला रही है। तो वो ये कहानी कुर्सी के में देखिए, हमने कुंभ की बात भी कर ली, मोदी जी का कल दौरा होगा कुंभ का, उसकी बात भी हो गई, मिल्कीपुर की बात भी हो गई।